वेल हेलो देयर। मेरा नाम है राम और आज की कहानी का नाम है द विकेरियस। अब ये कहानी फिक्शनल तो है, पर इस कहानी में ड्रामा है, एडवेंचर है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक पिता से जिसका नाम है मैथ्यू और उसके बेटे का नाम है एंड्रयू। अब जो मैथ्यू है वो अपने बेटे के करियर को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो सोचता है कि उसका बेटा कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, वो सबसे बेहतर है, वो हर एक चीज में बेस्ट होना चाहिए। वो सोचता है कि अगर वो स्कूल में फुटबॉल भी खेल रहा है तो वो सबसे ज्यादा गोल उसका बेटा ही करे। अगर वो साइंस में इंटरेस्ट है तो वो साइंस फेयर में ट्रॉफी लेके आए, क्योंकि वो अपने बेटे एंड्रू का दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करता है। वो सोचता है कि माइकल जैक्सन तो 6 साल की उम्र से ही लाइव परफॉर्म करने लग गया था और पिकासो बोलने से पहले ड्रॉ करने लग गया था, और दूसरे बच्चे किसी और चीज में अच्छे हैं। तो वो सोचता है कि उसका बेटा भी हर एक चीज में या जो भी वो करे उसमें बेहतर हो। और वो ये सब सोच रहा है, सोचकर देखो कि उसका बेटा सिर्फ अभी 8 साल का है और वो ये सोचता है कि उसका बेटा सब कुछ बेहतर करेगा। अब जो उसका बेटा है उसे माउंटेन्स में और माउंटेन ट्रैकिंग और बाइकिंग में इंटरेस्ट है, साइकिलिंग वगैरह में, साइकिल से जो ट्रेक करते हैं उन चीज़ों में। तो मैथ्यू अपने बेटे को इस चीज़ में भी इनकरेज करता है कि वो इसमें भी बेस्ट करे। अगर वो ये चाहता है, ये करना चाहता है, तो इसमें वो सबसे बेस्ट हो, इतना बेस्ट कि कोई भी उसका मुकाबला ना कर सके। तो वो उसके लिए उसे डेली प्रैक्टिस करवाता है, हर रोज उसे ट्रैकिंग पे ले जाता है, हर रोज उसे साइकिलिंग पर ले जाता है। पर जो उसकी माँ है, एंड्रू की माँ यानी मैथ्यू की वाइफ एमी, वही सोचती है कि ये सब बेकार की चीज है या फिर डेंजरस है, जो एक 8 साल के छोटे बच्चे को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पर मैथ्यू का ये मानना है कि अगर आप अपने सपने को सच करने के लिए हल्की सी चोट सहन नहीं कर सकते, थोड़ा सा खून बर्दाश्त नहीं कर सकते, थकान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप अपने सपने को सच होना भी डिजर्व नहीं करते। अब धीरे धीरे ना ऐसे वक्त बीत जाता है और एंड्रयू अब साइकिलिंग में बेहतर हो रहा था, वो बेहतर ट्रिक्स कर सकता था। इसलिए मैथ्यू ने उसे लोकल कंपटीशन में पार्ट दिलवाया। पर उस दिन एंड्रयू जब नोज व्हीली कर रहा था साइकिल से, तो उसका टायर स्लिप कर गया और वो ठीक मुंह के बल नीचे गिर गया और कंपटीशन से उसे बाहर कर दिया। तब दोनों का ही मूड खराब था और वो घर आते हैं। पर मैथ्यू अपने बेटे को लेकर इसलिए खुश था क्योंकि जैसे ही उसका बेटा घर आता है ना, वो प्रैक्टिस करने के लिए फिर से माउंटेन्स की तरफ चला जाता है। तो वो इस बात से खुश था कि उसका बेटा हार नहीं मान रहा, और तब मैथ्यू भी उसके साथ जाता है। तब मैथ्यू देख रहा था कि इस बार जो एंड्रू है वो थोड़ा कॉशियस नहीं है, वो बस इधर से उधर साइकिल लेकर जंप कर रहा है। पर मैथ्यू ने भी ये चीज इग्नोर की, उसने सोचा कि ये सही है अगर वो प्रैक्टिस करता रहेगा। और तभी ना एंड्रू बोलता है कि डैड, मैं इस क्लिफ से दूसरे क्लिफ पर कूद पाऊंगा साइकिल लेकर। तो मैथ्यू उसे मना नहीं करना चाहता था, वो ये नहीं चाहता था कि उसके बेटे को मना कर दे, कह दे कि नहीं ये नहीं हो सकता। वो सोच रहा था कि उसे इनकरेज करना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, तुम कर सकते हो, अगर तुम एक बार कुछ ठान लो तो तुम कर सकते हो। और वो ऐसा कह देता है और जैसे ही एंड्रू वहां से जंप करता है, उसका टायर स्लिप कर जाता है और वो ठीक नीचे गिर जाता है। मैथ्यू को पूरे 10 सेकंड लग गए ये समझने में कि अभी अभी हुआ क्या। वो जल्दी से भागकर जैसे ही वहां जाता है, वो देखता है कि उसका बेटा नीचे पड़ा था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मतलब उसकी स्पाइन घूम गई और उसकी स्किन से ना बाहर निकल गई। उसकी रीढ़ की हड्डी उसकी कमर से पीछे बाहर दिख रही थी, निकली हुई, उसमें से खून बह रहा था। उसके हाथ मुड़ गए थे और उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और वो हल्का सा ऊपर की तरफ देख रहा था। उसकी गर्दन मतलब इतनी मुड़ गई थी, वो पेट के बल गिरा था लेकिन फिर भी उसकी गर्दन हल्की सी पीछे मुड़ी हुई थी और वो ऊपर मैथ्यू को देख पा रहा था और वो तब भी जिंदा था। मैथ्यू ये सब देख रहा था और पता है उस वक्त भी उसके दिमाग में क्या आ रहा था कि मैं अपने बेटे को अगर हॉस्पिटल तक भी ले जाता हूँ तब भी उसे अपने बेटे को सारी जिंदगी बिठाकर खिलाना पड़ेगा। पर वो इस चीज को अपने दिमाग से निकालता, कहता कि नहीं ये तो मेरा बेटा है, मुझे करना ही होगा। और वो धीरे धीरे उस क्लिफ से नीचे उतरने लगता है और तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है, डैड चलो घर चले। अब वो ये सुनकर उसे खुश तो होना चाहिए था कि उसके बेटे ने उस आवाज लगाई, पर यह आवाज दूसरी तरफ से आई थी। तो जब ऊपर की तरफ देखता है तो क्लिफ के दूसरी तरफ उसका बेटा या कोई उसके बेटे जैसा दिखने वाला वहां खड़ा था, एंड्रयू साइकिल पर बैठा हुआ। तो वो नीचे देखता है तो उसका बेटा नीचे पड़ा हुआ था, खून में लथपथ, हड्डी टूटी हुई, बुरी तरीके से टूटा हुआ। और दूसरी तरफ एक सही एंड्रयू खड़ा था, ठीक ऊपर क्लिफ पर। और वो ठीक एंड्रयू फिर से कहता है कि चलो डैड घर चलते हैं, मैं अगली बार जीत जाऊंगा। अब जो मैथ्यू था वो सोचने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है। वो नीचे देख रहा था, उसका बेटा पड़ा था बुरे हाल में और एक तरफ दूसरी तरफ दूसरा बेटा था जो बिल्कुल सही था, दूसरा एक सही एंड्रयू। तब जो ठीक एंड्रयू था वो फिर से आवाज लगाता है, डैड आ जाओ, मैं अगली बार फिर से प्रैक्टिस करके जीत जाऊंगा।
तब मैथ्यू ऊपर क्लिफ पर चढ़ जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है। तब जो नीचे एंड्रू पड़ा था बुरे हाल में, उसने दर्द में भी कहा, प्लीज मत जाओ डैड, मुझे आपकी जरूरत है। पर जो मैथ्यू था उसने ये बात बिल्कुल इग्नोर कर दी और जल्दी से ऊपर चला गया और एंड्रू का हाथ पकड़कर उसे जल्दी जल्दी घर की तरफ ले जाने लगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। मैथ्यू अपने बेटे एंड्रू को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देता। वो स्कूल जाता था तो वो उसे छोड़ने जाता, लंच में वो उसके पास आता लंच करने के लिए, और छुट्टी में वो उसे उसकी मनपसंद जगह पर लेके जाता। वो जो नया एंड्रू था वो बिल्कुल पुराने एंड्रू जैसा था। उसकी आदतें, उसकी बातें, उसकी हॉबीज, हर एक चीज पुराने एंड्रू से मिलती थी। इसी तरह करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। पर जब भी मैथ्यू सोने के लिए बिस्तर पर लेटता है, उसे बस वही दो शब्द याद आते हैं, मत जाओ डैड, मुझे आपकी जरूरत है। इसके बाद वो कई बार कोशिश करता है कि वो वापस उस जंगल में जाए, उस पहाड़ी पर, कम से कम उस लाश को दबा तो दे। पर जब भी वो ऐसी कोशिश करता, हिम्मत जुटाता, तो उसका जो नया बेटा एंड्रू था वो बीच में आ जाता, कहता नहीं डैड, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, उसके साथ वक्त बिताने लगता। तो वो कभी उस जगह वापस जा ही नहीं पाया। और तब नया एंड्रू धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं और अब एंड्रू 12 साल का था। तब एक दिन सुबह सुबह एमी, मैथ्यू की वाइफ, कहती है कि तुम्हें पता है मैंने एंड्रू को कुछ करते हुए पकड़ा। तो मैथ्यू सोचता है कि वो टीनेज बच्चा है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहा होगा। तब मैथ्यू कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जानना कि वो क्या कर रहा था। पर उसकी बीवी ने फिर भी कहा, मैंने उसे एक कॉकरोच खाते हुए पकड़ा। ये सुन के मैथ्यू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तब उसकी वाइफ कहती है, मैंने उसे सच में कॉकरोच खाते हुए पकड़ा। वो उसे ऐसे खा रहा था मानो जैसे किसी बिल्ली को कोई चूहा मिल गया हो। मैथ्यू ने इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर एक बार मैथ्यू ने एंड्रू को एक चाकू के साथ पकड़ा। वो अपने कमरे में बैठा उस चाकू से अपने हाथ की पिछली जो स्किन होती है उसे उतार रहा था। तब मैथ्यू भाग कर आता है और उससे चाकू छीन लेता है। कहता है, पहले तो तुम्हें ये चाकू कहाँ से मिला और ये तुम कर क्या रहे थे? तब एंड्रू बड़ी ही भोली सी आवाज में कहता है, कुछ नहीं डैड, बस मैं तो ये देख रहा था कि अंदर है क्या। और इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतें, अजीब हरकतें एंड्रू करता रहता था। कई बार तो एंड्रू रात को उठता, ठीक मतलब 3-4 बजे, और अपने माँ बाप को सोते हुए देखता था। बस कुछ नहीं, सोते हुए देख रहा है और हंस रहा है। और कई बार वो शीशे के ठीक 1 इंच पे आकर खड़ा हो जाता और अपने आप को घूरता और बहुत अजीब तरीके से हंसता। मैथ्यू ने उसे ये सब करते हुए कई बार पकड़ा था। कई बार जब मैथ्यू और एमी अपने कमरे में सो रहे होते थे, तो बाहर खिड़की से झाड़ियों में किसी की आवाज आती, लगता मानो जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तब एमी उसे कहती थी कि तुम एक बार जाकर देखो तो कौन है। तो मैथ्यू जाता नहीं था। वो सोचता था कि कहीं उसका बेटा एंड्रू ना निकले। वो उस बात से डर रहा था कि वो अपने बेटे को बाहर जानवरों की तरह भागते हुए, किसी पालतू जानवर का सर उखाड़ते हुए, जमीन में गड्ढा खोदते हुए देख लेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो सोच रहा था कि उसे अगर ये सब चीजें ना ही पता हो तो ही ठीक है। और इन सब के बीच में जब एंड्रू को कुछ चाहिए होता था ना, तो वो अपने डैड से मांगता। तो जो मैथ्यू था ना, वो उसे कहता कि नहीं, रुक जाओ, अपने बर्थडे का इंतजार करो या किसी फेस्टिवल का इंतजार करो, तब मैं तुम्हें वो चीज लाकर दे दूंगा। पर एंड्रू जो था ना, वो उस चीज को मांगने के लिए पता क्या कहता? वो कहता, प्लीज डैड, मत जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। और जैसे ही मैथ्यू ये शब्द सुनता, उसे बस कुछ नहीं पता चलता, वो बस उसे वो चीज लाकर दे देता था। वो सोचता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं बस एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। पर इन सब के बावजूद भी मैथ्यू खुश था, क्योंकि जो नया एंड्रू था वो साइकिलिंग में और जो ट्रिक्स थी उनमें बहुत ज्यादा बेहतर था। मतलब वो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा बेहतर था। हालांकि उसने बड़े कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर दिया था, क्योंकि एंड्रू कहता कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। पर वो छोटे छोटे कंपटीशन में जरूर पार्ट लेता था और वो उन सब में जीतता। तो मैथ्यू इस बात से लेकर बहुत खुश था, क्योंकि जब लोगों को पता चलता कि एंड्रू जो है मैथ्यू का बेटा है, तो वो सब मैथ्यू के लिए तालियां बजाते थे। वो उससे खुश होते थे कि तुम्हारा बेटा इतना अच्छा है, इतना बेहतर है। वो उसे बियर ऑफर करते थे। तो इन सब चीजों से, इतने लोगों के रिकग्निशन से बहुत ज्यादा खुश था। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारी यूट्यूब पर्सनैलिटी या फिर जो न्यूज़पेपर या मैगजीन के लोग थे ना, वो एंड्रू को रिकॉर्ड करने के लिए आने वाले थे जब वो परफॉर्म करता, क्योंकि बात सारे में फैल गई थी कि कोई बहुत बेहतरीन साइकिलिस्ट है जो बहुत अच्छे ट्रिक्स करता है। तो जो मैथ्यू था वो ये सोचने लगा कि अगर ये सब दुनिया को पता चला कि मेरा बेटा क्या कर सकता है, तो उसे रोक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपने बेटे को दूर नहीं जाने देना चाहता था। तो वो एंड्रू को मना कर देता कि ये सब मत करो। तब एंड्रू अपने कमरे में बेड पर बैठते हुए कहता है कि तुम्हें भी ये सब चाहिए था। तुमने ये सब सिर्फ मेरे लिए नहीं किया, तुम इसमें खुद के लिए भी कुछ चाहते थे। तुम चाहते थे कि तुम भी फेमस हो, तुम्हें भी पैसे मिले, तुम्हें भी लोग जाने। और ये सब एंड्रू ना एक टोंट में कह रहा था, मतलब वो उसे एक टोंट मार रहा था।
और वो वहां बेड पर पैर रखकर बैठा हुआ था। तब मैथ्यू को हल्का सा गुस्सा तो आता है, पर वो ज्यादा चिल्लाता नहीं और वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ये सब करना है और तुम्हें इसमें जाना है तो ठीक है, तुम जाओ, पर अकेले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहकर मैथ्यू ना वापस मुड़ जाता है कमरे से बाहर जाने के लिए। पर फिर से एंड्रू एक और बार कहता है कि मत जाओ डैड, मुझे आपकी जरूरत है। और इस बार जब मैथ्यू सुनता है ना, तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये तो बिल्कुल एक्टिव टोंट था। उसने एक तरह से टोंट में कहा था। ये ऐसा नहीं था कि कोई छोटा बच्चा किसी चीज को मांगने के लिए सब कह रहा हो, नहीं, उसने उसे बिल्कुल डायरेक्ट टोंट मारी थी। तो पीछे घूम जाता है और उसे ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ बड़ा मैं हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और तब मैथ्यू गुस्से में कहता है कि अगर तुमने ये शब्द फिर से कहा, एक और बार कहा, तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि। और इससे आगे मैथ्यू कह पाता, बीच में ही एंड्रू कहता है कि कब तक मारोगे, जब तक मैं भी उसकी तरह टूट नहीं जाता, खून में नहीं हो जाता। और ये सुनकर मैथ्यू को ऐसा हो गया मानो जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो, किसी ने उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान निकाल ली हो। क्योंकि मैथ्यू नहीं चाहता था कि उस पुराने एंड्रू के बारे में कभी कोई बात करे या वो उसके बारे में सोचे भी। तब मैथ्यू गुस्से में कहता है कि निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता। तब एंड्रू मुस्कुराकर कहता है, फिर से टोंट मारकर कहता है कि तुम्हें सच में लगता है माँ इस बात के लिए मानेगी। तब मैथ्यू और गुस्से में आकर कहता है, उसे अपनी माँ मत कहो, वो तुम्हारी माँ नहीं है, बस चले जाओ यहाँ से। तब एंड्रू फिर से कहता है, उसके बिल्कुल ठीक 1 इंच सामने, मतलब वो एंड्रू रुक ही नहीं रहा था, उसके फेस के सामने आकर कहता है कि एक बेटे को तो फेंक दिया, अब दूसरे को भी फेंकोगे। और बस इतना ही कहा, मैथ्यू को इतना गुस्सा आया कि उसने एंड्रू को पंच मार दिया। वो बस ये चाह रहा था कि किसी तरह इसके चेहरे पे पंच लग जाए, इसका चेहरा खराब हो जाए और वो उसके बेटे जैसा दिखना बंद हो जाए, क्योंकि वो उसके ठीक बेटे जैसा दिख रहा था और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उससे कभी ऐसे बात करेगा। पर उसे ये नहीं पता था कि ये जो नया एंड्रू है वो कितना ज्यादा ताकतवर है। उसने जैसे ही पंच मारा तो उसने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसके हाथ को इस तरह से मोड़ा, ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसकी हड्डियां अंदर ही टूटने लगी हों। तब मैथ्यू ने गुस्से में एक और दूसरे हाथ से पंच मारा, पर उसने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसकी गर्दन पकड़कर अपने रूम के दरवाजे पर बहुत जोर से मारी और मैथ्यू वहीं नीचे गिर गया। तब एंड्रयू ने उसका हाथ तब भी पकड़ा हुआ था और वो बुरी तरीके से उसे मोड़ रहा था, मानो जैसे उसका कंधा ही डिसलोकेट हो गया हो। तब मैथ्यू जो है वो खून में था बुरी तरीके से, और वो एंड्रयू को देखकर कहता है, खून में ही, उसके मुंह से खून बह रहा था, कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तब एंड्रयू मैथ्यू का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी दुनिया में रहना पसंद है, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वहां हमारी फैमिली नहीं होती। और ये सुनकर मैथ्यू कहता है कि तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो। इस पर जो एंड्रयू है उसके सवाल का जवाब नहीं देता और कहता है कि अगले वीकेंड तुम मेरे साथ चलोगे, वरना मैं तुम्हें घसीट कर लेके जाऊंगा। एंड्रयू सीधा सीधा मैथ्यू को धमकी दे रहा था। और तभी बाहर विंडो में झाड़ी में से किसी की आवाज आती है, जैसे वहां कोई था, और किसी ने लैटिन में कहा, नुन ख्वाम स्वादे मी ही वाना सुंथ माला ख्वे लिबास इप्सी विनेना बीबस। वो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज जानी पहचानी है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी आवाज फोन में रिकॉर्ड करते हो, वो आपकी आवाज अपनी जैसी लगती तो नहीं है, लेकिन वो होती आप ही की आवाज है। ऐसी ही कोई आवाज थी। और ये सुनते ही वो जो एंड्रू था वो पीछे घूमकर खिड़की की तरफ कूदता है, पर वो टकराकर वापस आ जाता है। और तब वो वापस खड़ा होता है और उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी टी शर्ट फट जाती है, उसके शरीर पर जो स्किन थी वो भी फटने लगती है और सब कुछ लाल लाल होने लगता है। उसके अंदर का जो लाल मांस था वो दिखने लगा और धीरे धीरे वो जो एंड्रू था वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। वो बहुत बड़ा सा, बहुत भयानक सा दिखने वाला मॉन्स्टर था। उसके शरीर से पस बह रहा था, उसके शरीर में छेद थे और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। और तभी बाहर से फिर से एक और बार आवाज आती है, एक्सॉर्सिमस ते ओमनी सैतानिक पोटेस्टास। उस खिड़की से ना रोशनी आ रही थी और बीच में वो मॉन्स्टर भी खड़ा था, इसलिए मैथ्यू बाहर देख नहीं पा रहा था कि बाहर कौन खड़ा है। और तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस खिड़की की तरफ कूदता है, पर इस बार वो किसी तरह के ना पोर्टल में होकर गायब हो जाता है। और फिर जब खिड़की से लाइट आनी बंद होती है और वो मॉन्स्टर भी गायब हो जाता है, तब वो देखता है कि बाहर कोई खड़ा था। उसका पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसका शरीर मुड़ा हुआ था, उसके शरीर पे घाव थे, जलने के निशान थे, और उसके चेहरे में यानी कि उसके गाल पर छेद था, जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी सारी बेकार चीजें देखने के बावजूद भी, मैथ्यू को ठीक सामने दिखाई दे रहा था कि वो जो खिड़की के बाहर था वो असली एंड्रू था, उसका बेटा।
तब मैथ्यू सोचता है कि ये सब एमी को समझाना मुश्किल होगा, पर जब एमी को ये सब बताया तो वो तुरंत समझ गई, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि उसे वो एंड्रयू अपने बेटे जैसा महसूस नहीं होता था। फिर वो जो असली एंड्रयू था वो बताता है कि ये जो मॉन्स्टर था ये दूसरे डायमेंशन में रहते हैं। ये दूसरे डायमेंशन में मिनट होल के थ्रू बाहर आ जाते हैं हमारी दुनिया में। ये कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में आकर दूसरों की जिंदगी में जिए, पर ये तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक कोई ह्यूमन, कोई इंसान इन्हें अपना न ले, क्योंकि जैसे ही वो परिवार इन्हें अपना लेता है तो ये जिसकी जगह लेकर आए होते हैं ना, ये उसका रूप लेकर उस इंसान को अपने डायमेंशन में भेज देते हैं अपनी जगह पर। तब मैथ्यू सोचता है कि उसके बेटे ने कितना कुछ सहा, कितने साल वो उस डायमेंशन में रहा। तब रियल एंड्रयू बताता है कि वो कई महीने पहले ही बाहर आ गया था, पर वो सीधा घर नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो क्रीचर वहां था। वो बस इंतजार कर रहा था कि सही मौके का, कि किसी तरह वो उसे वापस भेज सके, और वो मौका उसे आज मिल गया था। तब एंड्रयू बताता है कि उसे अगले दिन ही जाना पड़ेगा। तो वो बताता है कि बहुत सारे इरेक्सेंट, वैसे उन मॉन्स्टर को इरेक्सेंट कहते हैं, वो बहुत सारे मॉन्स्टर, बहुत सारे इरेक्सेंट उन मिनट होल से बाहर आ रहे हैं, जिसके लिए एंड्रयू को उन्हें रोकना पड़ेगा। मैथ्यू चाहता तो था कि वो अपने बेटे को रोक ले, वो किस तरह उसे रोक ले जाने के लिए, पर वो किस मुंह से कहता, क्योंकि उसने अपने बेटे को पहले अबैंडन छोड़ दिया था, इसलिए वो उसे रोक नहीं सकता था। मैथ्यू ने अगले दिन अगली सुबह उसे जल्दी सुबह सुबह जाते हुए देखा। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो कहना चाहता था कि प्लीज बेटा मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तब जाने से पहले जो एंड्रू था वो मैथ्यू को उन लैटिन शब्द का मतलब बता के जाता है, और उन लैटिन शब्द का मतलब था, वट यू ऑफर मी इज evil, ड्रिंक द पॉइजन yourself, वी कास्ट यू आउट एवरी सैतानिक पावर। कि जो भी तुम मुझे दे रहे हो वो शैतानी है, तो इस जहर को तुम खुद ही पियो, और मेरे अंदर जितनी भी ईवल चीज है मैं उसे बाहर निकालता हूँ। तो खैर, आज की कहानी बस यही थी। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। टारगेट है 10,000 का, 10,000 सब्सक्राइबर्स का। मैं सोचता हूँ कि काश 6 महीने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मैं मिलूंगा आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।